Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. जैसा कि हम सभी जानते हैं, लास्ट ईयर जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो भारत में रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल की मात्रा में खास बढ़ोतरी हुई। वेस्टर्न सैंक्शंस द्वारा रशियन ऑयल सप्लाईज को डिसरप्ट करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन रशिया ने भारत को अपने क्रूड ऑयल की एक लार्ज और क्रेडिबल मार्केट के रूप में डिस्कवर किया और भारत को ये क्रूड ऑयल एक भारी डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किया गया। इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना जरूरी समझा और एक ही साल के अंदर इंडिया रशियन ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स में हुआ ये इंक्रीज इसलिए भी बेहद सिग्निफिकेंट था क्योंकि रशिया हमेशा से हमारा ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर नहीं था, लेकिन अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच इंडिया के इन इंपोर्ट्स में 768% तक का इंक्रीज देखा गया। इन डेवलपमेंट्स ने वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस में खूब शोर मचाया। इंडिया के ऊपर इस वॉर में रशिया को एड करने का इल्जाम लगातार लगाया गया। इस शोर की गूंज इतनी थी कि इंडिया को इन नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी ही पड़ी। जैसे कि हाल ही में डॉक्टर जयशंकर से जब पूछा गया कि भारत अभी तक रशिया से ऑयल सप्लाई कंटिन्यू क्यों कर रहा है, तो उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यदि इस केस में इंडिया द्वारा एक गुड फॉरेन पॉलिसी नहीं अपनाई गई होती तो आज इंडियंस के लिए कुकिंग ऑयल, पेट्रोल या इवन नेक्स्ट आईफोन का दाम आसमान छू रहा होता। उन्होंने बताया कि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम $2000 है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये लगभग 60,000 यूरोस के आसपास है। इन फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो प्रैक्टिकलिटी को छोड़कर वेस्टर्न मोरल्स की बातें करें। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल इंपोर्ट्स पर उसकी रिलायंस और एक फ्रेजाइल इकोनॉमिक बेस उसको ये लग्जरी नहीं देता कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सी ऑयल सप्लाई मोरल है और कौन सी नहीं। यहाँ इंडिया का कंसर्न केवल लेजिटमेट ही नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में 6% से अधिक जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। किसी भी देश के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में उस देश के लोगों का इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज होना बेहद जरूरी है। खैर, इस सब के बाद इंटरनेशनल डिस्कोर्स में इंडिया की पोजीशन काफी सक्सेसफुली सेटल हो गई और इंडिया आज भी रशिया से आने वाले एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर काफी हद तक एक ऑप्टिमिज्म और स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट्स में चल रही उथल-पुथल के चलते इस ऑप्शन से डाइवर्सिफाई करना हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। अब से कुछ साल पहले इंडिया ने एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंसेंसस के चलते अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया था। ये कंसेंसस P5+1 ग्रुप ऑफ कंट्रीज द्वारा ईरान के अगेंस्ट उसके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए बिल्ड किया गया था। यूएस के देन प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि वो ईरानियन ऑयल के टैप्स को बंद कर दे। ऐसे में कई स्कॉलर्स के मुताबिक इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के साथ ही पुराना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज के दौर में हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन प्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ईरान और रशिया के केस में इंडिया के इस डिफरेंट अप्रोच का क्या रैशनल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि रशिया के साथ इंडिया का एक्सपीरियंस देखते हुए हाल ही में ईरान ने इंडिया से उसके ऑयल ट्रेड को वापस रिज्यूम करने की इच्छा जाहिर की है। वो इंडिया से इस ऑयल के बदले रूपी में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया को वेस्टर्न सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए ईरान के साथ भी अपने हिस्टोरिक ट्रेड को रिज्यूम कर लेना चाहिए। यदि ईरान और इंडिया के बीच सहमति बन जाती है तो इंडिया को इससे क्या फायदा होगा और खासतौर पर ये रूपी की इंटरनेशनलाइजेशन में कैसे मददगार साबित हो सकता है, और सबसे जरूरी, क्या इंडिया को ईरान के लिए ये रिस्क लेना भी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये इस दौर की बात है जब प्रेजेंट डे रशिया की तरह ईरान इंडिया का एक ह्यूज ऑयल सप्लायर हुआ करता था। एनर्जी इन दोनों के इकोनॉमिक टाइज में बेडरॉक हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों को पीछे पलटें तो हमें पता चलता है कि 20th सेंचुरी तक पर्शिया कहलाने वाला ईरान इंडिया के साथ एक लंबे अरसे से व्यापार किया करता था। लेकिन ऑयल के अराउंड ये कॉम्प्लेक्स ट्रेड रिलेशनशिप ब्रिटिश राज के दौर में शुरू हुआ। 1908 में जब ब्रिटिशर्स ने साउथ वेस्टर्न ईरान के ऑयल फील्ड्स डिस्कवर किए, तभी से ऑयल इनकी कमर्शियल रिलेशनशिप का बेहद अहम हिस्सा बन गया। ब्रिटिश ओन्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ब्रिटिशर्स के पूरे कॉलोनियल एम्पायर की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लायर बन गई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अर्ली 1960s में ईरान इंडिया को क्रूड ऑयल बेचकर $100 ऑफ मिलियन हर साल अर्न कर रहा था। लेकिन 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस की ऐसी बौछार की कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड से पूरी तरह बैक ऑफ करना पड़ा, या ईरान न्यूक्लियर डील के बाद सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये रिलैक्सेशन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अब्रप्टली टर्मिनेट कर दिया गया। जब तक ये ट्रेड चला, इसने दोनों ही देशों के इकोनॉमिक टाइज को खूब फ्लरिश किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेड इक्वेशन में ईरान इंडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट था। इतने ह्यूज ट्रेड के साथ साथ ईरान इंडिया के ऊपर गैसोलीन के लिए भी डिपेंडेंट था, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज मौजूद थी।
1979 के रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान की पॉपुलेशन बढ़कर डबल हुई, उसके बाद से उसको ये शॉर्टेज और भी ज्यादा खलने लगी। 2001 के बाद से ईरान अपनी डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडियन रिफाइनरी से गैसोलीन इंपोर्ट किया करता था। जब इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से बाकी इंटरनेशनल सप्लायर्स ईरान को गैसोलीन सप्लाई करने से हिचकिचा रहे थे, तब भारत ऐसा लिमिटेड प्लेयर था जिसने ईरान की गैसोलीन सप्लाईज को कंटिन्यू किया। 2008 में इंटेंस सैंक्शंस के दौरान ईरान ने अपने एनुअल रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स का 59% इंडिया से ही इंपोर्ट किया। इतना ही नहीं, 2012 से 2016 के बीच ईरान ने अपने इंपोर्ट्स का 19 से 48% इंडिया से परचेज किया। खैर, ऑयल ट्रेड पर वापस आए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 में इंडिया ईरान के टॉप 20 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में भी नहीं आता था, लेकिन 2006 में वही इंडिया ईरानियन ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के कारण दुनिया भर की बाकी फॉरेन ऑयल कंपनीज ने ईरानियन ऑयल के इंपोर्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। और वहीं दूसरी ओर 1980s के बाद से इंडियन इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, यानी इस दौर में ईरान के लिए नए कस्टमर की नीड और भारत के लिए ऑयल की एपेटाइट बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। 2012 तक आते आते इंडिया चाइना के बाद ईरानियन ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। 2006 से 2016 के बीच जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बौछार की जा रही थी, इंडिया तब भी ईरान से ऑयल खरीद रहा था। इस दौर में इंडिया और ईरान के द्वारा इस ट्रेड को सस्टेन करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई। 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच हुई न्यूक्लियर डील के बाद इन इंटरनेशनल सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया गया और 2018 में इस ट्रेड की पीक पर ईरान इंडिया को 6,20,000 बैरल्स यानी $48 मिलियन का ऑयल हर दिन बेच रहा था। वहीं दूसरी ओर ईरान इंडिया को शिपिंग डिस्काउंट्स, 60 डेज की डिफर्ड पेमेंट और फ्री इंश्योरेंस जैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता था। जाहिर सी बात है कि बाकी दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में इंडिया के लिए ये ज्यादा फेवरेबल साबित हुआ। ये इंसेंटिव्स इंडिया के लिए बेहद अट्रैक्टिव थे क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड का 80% बाहर से इंपोर्ट करता था। लेकिन नवंबर 2018 में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान की न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस फिर से इंपोज कर दिए गए। इस दौरान यूएस द्वारा इंडिया को 7 नवंबर तक अपने ईरानियन ऑयल के इंपोर्ट्स को जीरो करने की कट ऑफ डेट दे दी गई। इंडिया को आगे एक 6 मंथ वेवर प्रोवाइड किया गया ताकि इंडिया ईरान से अपना ऑयल ट्रेड बंद करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ सके। कुछ ही समय बाद ये वेवर खत्म हुआ और इंडिया और ईरान के बीच होने वाली ऑयल सेल्स पर फुल स्टॉप लगा दिया गया और देखते ही देखते ईरान इंडिया के एनर्जी बास्केट से डिसअपीयर होने लगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली सबसे अहम बात यह थी कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण इंडिया ईरानियन ऑयल की पेमेंट डॉलर्स में नहीं कर सकता था, तो इंडिया ईरानियन क्रूड की पेमेंट इंडियन रुपीस और यूरोज में किया करता था। यह मैकेनिज्म इन दोनों के बीच 2012 से चलता आ रहा था। साथ ही सैंक्शंस के उस लंबे पीरियड के दौरान इंडिया और ईरान के बीच का नॉन ऑयल कॉमर्स भी बहुत तेजी से फ्लरिश हुआ, जिसने मुख्य तौर पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया। असल में इस दौरान इंडिया ईरान की ऑयल पेमेंट्स को एक इंडियन बैंक अकाउंट में रुपी के फॉर्म में डिपॉजिट कर देता था, जिसको ईरान बाद में इंडियन प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए यूज किया करता था। यह अरेंजमेंट कुछ वैसा ही था जैसा आज हम रशिया के केस में वॉस्ट्रो अकाउंट्स के रूप में डिस्कस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अरेंजमेंट के जरिए ईरान लगभग $2.5 बिलियन की वर्थ के इंडियन गुड्स जैसे कि शुगर, राइस और टी की एक एनुअल मार्केट बन गया, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को खूब प्रॉफिट हुआ। वहीं सैंक्शन के बीच इंडिया ईरान के ऑयल की एक कांस्टेंट मार्केट बना रहा। लेकिन 2019 के बाद ये इक्वेशन पूरी तरह से बदल गई। ऐसे में आज ईरान चाहता है कि इंडिया वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करके ईरान के साथ भी अपने ऑयल ट्रेड को वापस रिज्यूम करे। जो रिस्क उसने रशिया के साथ लिया है, वही रिस्क वो ईरान के साथ भी उठाने की कोशिश करे। इस साल अप्रैल में जब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल ईरान की विजिट पर थे, तब ईरान ने इस मुद्दे को बेहद जोर शोर से उठाया था। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मुताबिक ईरान चाहता है कि इंडिया ईरान के बीच होने वाला ट्रेड यूएस डॉलर के बजाय नेशनल करेंसीज में ही कंटिन्यू किया जाए। ईरानियन एनएसए ने इसी कॉन्टेक्स्ट में रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने पर बहुत जोर दिया। ईरान का कहना है कि ये सैंक्शंस ऑयल के साथ साथ इंडिया और ईरान के बीच बाकी कमोडिटीज के ट्रेड को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया है। लेकिन ईरान अब भी एक बड़ी मात्रा में इंडिया से बासमती राइस जैसी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इंपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ईरान ने इंडिया से 1 मिलियन टन बासमती राइस इंपोर्ट किया है। उसके टोटल 4.5 मिलियन टन राइस इंपोर्ट का 30% हिस्सा है। अब जाहिर है कि 2019 के पहले तक जो ट्रेड बैलेंस ईरान के फेवर में था, वो ऑयल का ट्रेड बंद होने के बाद से इंडिया के फेवर में शिफ्ट हो गया है।
2022 में इंडिया ने ईरान को 1.66 बिलियन डॉलर्स के कमोडिटीज एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बासमती राइस है, जबकि ईरान से कुल 672 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। माना कि ये ट्रेड इंडिया के फेवर में है, लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि ऑयल का ट्रेड ना होने के कारण ईरान के पास बासमती राइस या बाकी कमोडिटीज की पेमेंट के लिए रुपये का स्टॉक नहीं है। ऐसे में ईरान इन कमोडिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज की ओर कदम बढ़ा रहा है और इसी के चलते इंडिया के हाथों से इन कमोडिटी के एक्सपोर्ट की एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्लिप होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, डॉलर के ऊपर अपनी रिलायंस को रिड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पर ये दोनों देश चाबहार पोर्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शेयर करते हैं। 2019 तक इंडिया ने इसमें अपने 500 मिलियन डॉलर के कमिटमेंट में से 150 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। ये दोनों इकोनॉमीज के लिए अहम सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। दोस्तों, अभी तक इस एनालिसिस में हमने देखा कि रशिया के साथ इंडिया का एक्सपीरियंस देखते हुए ईरान चाहता है कि इंडिया उसके साथ भी ऑयल के अपने पुराने ट्रेड को वापस रिज्यूम करे। वेस्टर्न सैंक्शंस को काउंटर करने और डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए वो चाहता है कि इन दोनों के बीच का ट्रेड अपनी लोकल करेंसीज में पुश किया जाए, जिससे कि सैंक्शंस को बाईपास करने के साथ साथ ईरान अपनी इकोनॉमी को एक बार फिर रिवाइव कर सके। वहीं हमने देखा कि ऐसा करना केवल ईरान ही नहीं बल्कि इंडिया की कुछ क्रूशियल एक्सपोर्ट कमोडिटीज के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या रशिया की तरह इंडिया ईरान के लिए रिस्क उठा सकता है? क्या इस केस में रशिया और ईरान दोनों ही भारत के लिए सेम मायने रखते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ईरान के केस से कई सारे मायनों में डिफरेंट है। सबसे पहले तो रशिया एक ह्यूज कंट्री है जिसके साथ इंडिया बेहद स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज मेंटेन करता आया है। मुख्य तौर पर ये टाइज डिफेंस कोऑपरेशन के रूप में देखी गई है। हालांकि ट्रेडिशनली इंडिया ने रशिया से बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट नहीं की, लेकिन इंडिया ने रशियन एनर्जी में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। एनर्जी की फील्ड में इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रशिया के साखलिन 1 फील्ड में हुआ था। 2009 में ओवीएल ने रशिया फोकस्ड इंपीरियल एनर्जी को 10,000 करोड़ में परचेज किया। आज भी ये सभी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू की जा रही हैं और न्यू दिल्ली इनको लगातार एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा समय के साथ आज रशिया के साथ हमारे टाइज और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ईरान के कंपैरिजन में बहुत बदल चुकी हैं। इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रशिया के साथ एक क्लोज कोऑपरेशन डिमांड करती है। हालांकि चाइना के कॉमन थ्रेट के कारण न्यू दिल्ली की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस आज वेस्ट के साथ अलाइन नजर आती हैं। खासतौर पर रिसेंटली इंडिया के मिलिट्री इंपोर्ट्स में वेस्टर्न इक्विपमेंट को फेवर करने के साथ साथ वेस्टर्न कंपनीज ने डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने की भी बात की है। लेकिन आज भी इंडियन फोर्सेस की इमीडिएट आर्मरी सोवियत और रशियन कंस्ट्रक्ट्स पर डिपेंडेंट है। उनको सस्टेन करना इंडिया की इमीडिएट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए बेहद क्रिटिकल है। उसके अलावा आज भी केवल रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स या बाकी सिमिलर इक्विपमेंट के लेवल की टेक्नोलॉजीज देने के लिए तैयार है। खैर, रशिया की लार्जर ग्लोबल प्रेजेंस और इंडिया के साथ उसके स्ट्रॉन्ग ओल्ड टाइज के अलावा यहाँ हमारे लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन और सैंक्शंस की एफिशिएंसी पर गौर करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इनिशियली आर्गुमेंट प्रपोज किया जाता था कि इन सैंक्शंस ने ही ईरान को JCPOA पर राजी होने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस एग्जाम्पल को एक ब्लूप्रिंट की तरह इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जा सकता है। ईरान कंपैरेटिवली जियोपॉलिटिक्स की एक स्मॉलर पावर ब्लॉक है। इस केस में हालांकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ह्यूज कंसर्न बन चुका था, लेकिन रीजनल अरब स्टेट्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE और इजराइल ने यहाँ एक अर्जेंसी का माहौल क्रिएट किया, जिसके कारण इन सैंक्शंस को अब्रप्टली इंपोज किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी ट्रेड और चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स में मॉस्को के मैसिव रोल के चलते इस प्रेजेंट रशियन क्राइसिस को किसी ज्योग्राफिक बाउंड्री में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। इसने दुनिया भर में इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़े पैमाने पर हिट किया और इसका असर सबसे ज्यादा तो ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखा गया। ऐसे में ग्लोबल साउथ यानी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बहुत सी कंपनीज ने अपनी खुद की इकोनॉमीज और पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी समझा है। ऐसा ही कुछ हमें इंडिया के केस में भी देखने को मिला। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हुए इंडिया ने रशिया से पहली बार ऑयल परचेज नहीं किया। पहले गल्फ वॉर के दौरान देश की एनर्जी सिक्योरिटी और गल्फ में इंडियन सिटीजन की सिक्योरिटी के लिए इंडिया के देन फॉरेन मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन से मिलने बगदाद गए और वहां पर उन्होंने उस सद्दाम हुसैन के साथ नेगोशिएट किया जिसने अभी अभी कुवैत को इन्वेड किया था। किंतु इस डिप्लोमेसी की बदौलत इंडिया ने हाईली रिस्की कॉन्फ्लिक्ट जोन से अपने सिटीजन्स का एक सक्सेसफुल इवैक्यूएशन प्रोग्राम मुमकिन कर दिखाया। साथ ही साथ यहाँ से आने वाले क्रिटिकल ऑयल सप्लाईज की सेफ्टी भी इंश्योर की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि क्राइसिस की सिचुएशन में अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर हॉलमार्क रहा है। इतिहास के एक लंबे दौर में इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ किसी भी एक
इंटरनेशनल अलायंस को ज्वाइन करना अवॉइड किया है। लेकिन आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में न्यू दिल्ली खुद को एक स्ट्रॉन्ग पोल और ग्लोबल साउथ की यूनानिमस वॉइस की तरह प्रेजेंट करता है। ऐसे में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और अनअपोलोजेटिक स्टैंड लेना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया को ईरान के साथ अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉर्मुलेट करते हुए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इस रियलिटी को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आगे चलकर ईरान और इंडिया के रिलेशंस का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.